नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका निवेदन, सदस्य और आंतरिक सलाहकार हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 के उपलक्ष्य में हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित संवाद जिसका शीर्षक है हीमोफीलिया इक्विटेबल ट्रीटमेंट फॉर ऑल में सोशल मीडिया द्वारा जुड़े आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज के संवाद का विषय हीमोफीलिया से ग्रसित रोगियों के लिए समान उपचार पर जोर देना है और ऐसे समाज की कल्पना करना है जिसमें वंशानुगत रक्तस्राव विकारों वाले प्रत्येक व्यक्ति को उचित देखभाल मिले, चाहे उनकी रक्तस्राव की स्थिति, लिंग, आयु, वर्ग या स्थान कुछ भी हो। आज हमारे कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में और बीच में मौजूद हैं डॉक्टर पल्लवी रानी जी, जो कि उपस्थित हैं और सहारा हॉस्पिटल गोमती नगर लखनऊ में ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट में एसोसिएट कंसल्टेंट के पद पर आसीन हैं। डॉक्टर पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर पल्लवी रानी जी का आप हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जो आज हमारा विषय है वो है क्या, हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसमें रक्त के थक्के बनने की क्षमता गंभीर रूप से कम हो जाती है, जिससे क्या होगा, रक्तस्राव ज़्यादा होगा और जब रक्तस्राव ज़्यादा होगा तो रक्त ज़्यादा बहने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। मामूली चोट में भी जब गंभीर रक्तस्राव होता है तो व्यक्ति मृत्यु के बहुत करीब पहुंच जाता है। प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को हीमोफीलिया और अन्य वंशानुगत रक्तस्राव विकारों के बारे में लोगों को जागरूक करने हेतु विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हीमोफीलिया दिवस की शुरुआत 1989 में हुई थी। 17 अप्रैल को फ्रैंक श्वाबेल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में इसे चुना गया, जो कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक थे। आज का ये कार्यक्रम हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसके विषय में हम बातचीत के बीच बीच में आपसे बातचीत करते रहेंगे कि हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट क्या है और किस प्रकार समाज से जुड़कर ये समाज के प्रत्येक वर्ग में अपनी सुविधाएं और सहायता पहुंचा रहे हैं। हम रुख करते हैं डॉक्टर पल्लवी रानी जी की तरफ और एक बार फिर से आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए हम अपना पहला प्रश्न लेकर आए हैं कि विश्व हीमोफीलिया दिवस क्यों मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 का विषय क्या है? जैसे कि अभी आपने बताया अभी कि फ्रैंक शॉल्बे जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में ये दिन निर्धारित करा गया वर्ल्ड हीमोफीलिया डे बनाने के लिए। तो हुआ क्या कि सारे विश्व के हीमोफीलिया पेशेंट्स की केयर के लिए वर्ल्ड फेडरेशन फॉर हीमोफीलिया या ऑफ हीमोफीलिया सामने आई जी। तो जो उनके संस्थापक थे मिस्टर फ्रैंक, उनके जन्मदिन को इस दिन के लिए चुना गया। एंड इस दिन को सेलिब्रेट करने का महत्व ये है कि हम आम जनता में इसकी महत्वता या अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। एंड जैसे कि आपने बताया भी कि 1989 में इस संस्था संगठन हुआ था, तो तब से ही ये वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की तरह मनाया जाता है। तो क्या हर वर्ष इस दिवस में कोई एक विषय लिया जाता है? ये थीम होती है हर साल। जैसे WHO के जितने भी कार्यक्रम होते हैं ना, जो वर्ल्ड लेवल पे होते हैं, तो वो हर साल एक थीम डिसाइड करते हैं। जैसे कि आपने बताया इक्विटेबल हेल्थ फॉर ऑल या इक्विटेबल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, जिसमें इस बार इन्होंने ये आइडेंटिफाई करा कि ना सिर्फ हीमोफीलिया, जितने भी इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स हैं जिसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है पेशेंट को, हम उन सबके ट्रीटमेंट पे गौर देंगे। दूसरी बात, जैसे कि आपने बोला कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर या जोग्राफिकल रीजन के मद्देनज़र, मतलब या इसको ध्यान न देते हुए, जो WFH है इसका फोकस रहेगा कि हम उन सभी पेशेंट्स को, भले चाहे कोई अफ्रीका का पेशेंट है या इंडिया का पेशेंट है, उन सबको वही एक्सेस मिले हीमोफीलिया केयर के लिए। जी, तो ये जानकारी हमको डॉक्टर पल्लवी ने दी। हम अगले सवाल को लेकर आपके पास आते हैं कि पिछले दशक में जो लास्ट डेकेड बीता, उसमें हीमोफीलिया के उपचार का परिदृश्य कैसे विकसित हुआ। बहुत पहले तो लोग समझ ही नहीं पाते होंगे शायद कि वो हीमोफिलिक हैं, लेकिन पिछले दशक से हम देख रहे हैं कि इसका उपचार तेज़ी से बढ़ रहा है, लोगों में जागरूकता। तो आप कैसे उसको परिभाषित करना चाहेंगी कि कैसे वो जो है विकसित हुआ इसका उपचार? जैसे कि शुरुआत हुई थी वर्ल्ड फेडरेशन फॉर हीमोफीलिया से, तो इसके बाद हर कंट्री लेवल पे
इन्होंने अपने एक एक ऑर्गेनाइजेशंस सेटअप करे। ठीक। दूसरी बात, इससे क्या हुआ कि हम इस फेडरेशन या कमिटीज़ के द्वारा अब पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। पहले पेशेंट्स का आइडेंटिफिकेशन हो गया उन्हें हीमोफीलिया, बट करें क्या, किस हॉस्पिटल में जाएं या किससे हेल्प मांगे, अगर मान लीजिए उनके पास पैसे की कमी है या साधनों की कमी है तो कहाँ जाएं। तो ये इन जो नेशनल लेवल की फेडरेशंस थी इनको अप्रोच कर सकते हैं। पहला तो मकसद ये था। दूसरा जो बदलाव आया वो ये था कि ट्रीटमेंट के विषय में अगर हम बात करें, पहले जैसे आपने बताया खून में थक्का नहीं जम पाता था, तो अगर खून में थक्का नहीं जम पाता है तो यानी क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी की वजह से जिसे हम कहते हैं, तो उसका एकमात्र ट्रीटमेंट था कि आप प्लाज्मा चढ़ा दें ना, जो कि बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म नहीं है। अगर आप प्लाज्मा चढ़ाते हो तो एक डोज फुलफिल करने के लिए आपको 5 से 6 पैक्स प्लाज्मा चढ़ाने पड़ सकते हैं, जो कि मिनिमम क्वांटिटी भी मैं बता रही हूँ। तो वो 1 लीटर प्लाज्मा चढ़ने के बाद पेशेंट को कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसे वॉल्यूम ओवरलोड का कॉम्प्लिकेशन भी कहते हैं। इससे बदलाव हुआ रिकॉम्बिनेंट फैक्टर्स पे या कॉन्सेंट्रेटेड फैक्टर्स पे। तो जो काम पहले 1 लीटर चढ़ाने से हो रहा था, अब वो थोड़े कम मात्रा चढ़ाने से काम बन जाता था। बट फैक्टर्स इन्फ्यूज़ करने के बाद एक और जो समस्या आई वो ये थी कि अब जो हीमोफीलिया पेशेंट्स थे वो इन फैक्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने लगे, जिन्हें इनहिबिटर्स भी बोलते थे। तो इन इनहिबिटर्स वाले मरीज़ों में अलग तरीके से ट्रीटमेंट जाने लगा था। उसकी फिर और शोध हुए, रिसर्च हुई, रिजल्ट्स निकले। तो ऐसे करते करते ये जो ब्लड चढ़ाने से शुरुआत हुई थी वो अब आ गई है फैक्टर्स पे। अगला है कि अभी और एडवांस ट्रीटमेंट है कि इन इनहिबिटर्स वाले पेशेंट्स के लिए नए किस्म के ट्रीटमेंट आ गए हैं, दवा आ गई हैं। तो ऐसे है सिनेरियो। हाँ, जैसे आपने भी बताया कि प्लाज्मा ज़्यादा चढ़ाने से क्या हाँ कार्डियक अटैक ना, तो मुझे कुछ वो थोड़ा सा, अगर हम पिछले 2 सालों में जाएं तो जब हम कोविड से पूरी वैश्विक महामारी आई हुई थी तो अधिकतर लोग कहते थे प्लाज्मा चढ़ाए। तो मुझे ऐसा नहीं लगा, आपको भी, चूँकि आप तो चिकित्सक हैं और पूरे दिन मरीजों से आपका सामना होता है, कि ये कार्डियक अरेस्ट के रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए। कार्डियक अरेस्ट के रेट्स जी निश्चितता ज़्यादा हो गए हैं, बट अगेन क्योंकि कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। हाँ, ये बस जनरलाइज्ड वे है, आम आदमी कैसे सोचता है। ये हम उस विषय में हालांकि स्टडीज़ हैं जिसमें उन्होंने इंसिडेंट्स आइडेंटिफाई करे हैं कि 30s वाले एज ग्रुप में या 40s वाले एज ग्रुप में क्यों ये इंसिडेंस इंक्रीज हुआ है। बट क्लियर कट कोई नहीं कह रहा कि लेकिन आम जनमानस की भाषा में हम उसको ऐसे ही कोरिलेट कर रहे हैं कि प्लाज्मा चढ़ाया गया, देखा ज़रूरत से ज़्यादा चढ़ा दिया गया, इसलिए कार्डियक अरेस्ट हो गया। नहीं, दोनों सिचुएशंस में प्लाज्मा चढ़ाने का अलग सिनेरियो है। जैसे मैंने बोला कि फैक्टर्स की कमी है हीमोफीलिया में, तो अब ये एस्टिमेट करा जाता है लैब में कि नॉर्मल से कितनी कमी है एंड मरीज़ की करंट सिचुएशन क्या है। क्या वो स्टेबल पेशेंट है तो कितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, छोटा ब्लीड है तो कितना क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, या मेजर ब्लीड है और एक्टिवली ब्लीड कर रहा है तो उस केस में रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी। तो इस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वही पुराने के ज़माने में प्लाज्मा का वॉल्यूम मैटर करता था जी, है ना। जो किसी को 1 लीटर चढ़ाने से, मान लो 2 लीटर चढ़ाने से किसी को फ़र्क पड़े। तो इसके साथ एक और समस्या थी, क्योंकि मैं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, तो ये भी देखा गया था कि पहले के ज़माने में क्योंकि टेस्टिंग इतनी एडवांस नहीं थी तो वायरल ट्रांसमिशन ब्लड से होता था जैसे हेपेटाइटिस बी या HIV। तो लोग बोलते थे कि भैया पेशेंट हीमोफीलिया का है तो इससे HIV का चांस बढ़ जाता है। जबकि इसका कोरिलेशन था कि अगर टेस्टिंग ब्लड की उतनी अच्छी नहीं है, आधुनिक लैब्स नहीं हैं या डोनर्स उतने अच्छे नहीं हैं जिनसे खून लिया गया है, वो मजबूरीवश डोनेट कर रहे हैं या अपनी हिस्ट्री छुपा रहे हैं, तो फिर इन सारी बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, हम फिर से हीमोफीलिया पे आते हैं कि जो हीमोफीलिया से हमारे जो पीड़ित लोग हैं उनको, उनकी जो स्वास्थ्य देखभाल है उसको उन तक पहुंचाने में हम आप एज ए चिकित्सक कैसे, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जी, हीमोफीलिया का जैसे केयर सिर्फ फैक्टर चढ़ाना या इनहिबिटर्स बन गए अब उसका समाधान ढूंढना ही नहीं है। हीमोफीलिया केयर एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर के रूप में आती है ना, जिसमें आप एक मेडिकल जेनेटिक्स
डॉक्टर का रोल आता है, ऑर्थोपेडिशियन का रोल आता है, फिजियोथेरेपिस्ट का रोल आता है, साइकोलॉजी को भी हमें ध्यान में रखना है, तो काउंसलर का रोल आता है। क्योंकि डिटेक्शन और ट्रीटमेंट एक डॉक्टर कर रहे हैं। मान लीजिए जॉइंट ब्लीड हो गई, जॉइंट के फंक्शन में कोई रुकावट है या लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है, तो उसे ऑर्थोपेडिशियन ट्रीट करेगा। जो मरीज़ का मानसिक संतुलन अगर कुछ डगमगाया उसके ट्रीटमेंट के दौरान, उसके फैमिली को थोड़ा हेल्प की ज़रूरत है, काउंसलिंग की, वो काउंसलर को आएगा। प्लस अब हमें ये नहीं करना कि हमारा कोई मरीज़ हीमोफीलिया है तो हम उसका चलना फिरना ही बंद करा दें, या कोई छोटा बच्चा है तो उसका खेलना बंद करा दें, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ पेशेंट हम उसे उस टाइप का स्पॉट बताएं जो उसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट है। तो इसलिए मतलब अगेन ये फिजियोथेरेपिस्ट के रोल हैं। अगर उसे कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गया है, कोई जॉइंट का मोशन रिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो उसका रिहैबिलिटेशन भी करना है, तो अगेन पीएमआर डिपार्टमेंट का भी रोल है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव केयर कहलाई जाती है। जी। इसमें सब मिलजुल के हम पेशेंट हम लोग बचपन से, जो लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं जी, जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो हीमोफीलिया की बात ज़रूर करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वंशानुगत रोग है जी, है ना। तो ये हम जानना चाहेंगे इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि मतलब हीमोफीलिया का पेशेंट क्या सिम्टम दिखाता है। ठीक, पहले मैं एक छोटा सा मिथ भी जिसे कहते हैं क्लियर करना चाहूँगी जी। ये वंशानुगत रोग है, लेकिन जो 1/3 हीमोफीलिया केसेस होते हैं वो मतलब स्पोरेडिक म्यूटेशंस भी होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इनकी फैमिली हिस्ट्री हो ही है ना। तो 1/3 केसेस न्यूली वाले म्यूटेशंस भी हो जाते हैं जी। ठीक। एंड सेकेंड क्वेश्चन, उनके सिम्टम्स क्या है? इससे पहले कि डॉक्टर साहब भी लक्षण बताएं हीमोफीलिया के, मैं बता दूं कि म्यूटेशन क्या है। आम बोलचाल की भाषा में इसको उत्परिवर्तन कहते हैं। बेसिकली हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, और हर कोशिका का अपना एक अलग डीएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड होता है, और न्यूक्लिक एसिड भी जीन से मिलकर बना है। जीन जिस तरह से अपनी एक परिपाटी पे चल रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, एक पीढ़ी के लक्षण दूसरे में पहुंचाता है, लेकिन अगर जीन में किसी भी प्रकार का कोई सडन चेंज हो जाता है, कुछ परिवर्तन हो जाता है, और उसकी वजह से जो इस पीढ़ी में लक्षण नहीं है वो अगली पीढ़ी में जाते हैं, उसको कहते हैं उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। अब डॉक्टर साहब हम आगे बढ़ेंगे, लक्षण पे बात करेंगे जी। लक्षण डिपेंड करता है डिजीज़ कितनी सिवियर है ना। जैसे हीमोफीलिया के 3 कैटेगरीज या सिवेरिटी ग्रेड्स होते हैं, जिसे माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर बोलते हैं। अगर माइल्ड है, इतना मेजर ट्रॉमा नहीं है, तो पेशेंट नहीं प्रेजेंट करेगा। अगर सिवियर हीमोफीलिया है जिसमें ट्रीटमेंट का ज़रूर ही रिक्वायरमेंट होता है, तो वो लक्षण बहुत छोटेपन से, जब बच्चा घुटने के बल चलना सीखता है ना, तो क्योंकि वो जॉइंट है, नी जॉइंट है जो कि ज़मीन के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वहीं पे उसको ब्लीड होगा, जॉइंट ब्लीड करेगा। और कई केसेस में जैसे ब्लीड इतना ऑब्वियस नहीं है कि माँ बाप उसे पहचान पाए, बच्चे को ब्लीड होगा, जॉइंट स्पेस में जब ब्लीडिंग होगी बच्चा रोएगा, माँ बाप सोचेंगे पता नहीं क्यों रो रहा है बच्चा। डायग्नोसिस भी पकड़ में नहीं आती, बहुत कम आती है जी। तो ये एक चीज़ है जहाँ मिस हो सकती है। दूसरा लक्षण है कि हीमोफीलिया के लोग, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल इंसान अगर कट लगा कुछ देर बाद ब्लीड कर रहा है, तो हीमोफीलिया ये नहीं है कि वो बहुत जल्दी ब्लीड कर जाएगा। ब्लीड करने की समय दोनों केसेस में बराबर लगेगा। जो हीमोफीलिया का मरीज़ है वो ज़्यादा देर तक ब्लीड करेगा, क्योंकि आम इंसान में जो क्लॉट बन के ब्लीडिंग रोकता है, उनमें वो क्लॉटिंग प्रोसेस डिलेड है, तो वो उस चीज़ को समय लगेगा। तो कुछ केसेस में हीम आर्थरोसिस, जैसे मैंने बोला जॉइंट में ब्लीड हो गई, या मसल में ब्लीड हो जाती है। मोस्ट कॉमन जैसे एब्डोमिनल, या जैसे आप पेट आम भाषा में बोलते हैं, तो उस एरिया में आपको नील मिलेगा, बड़ा हेमेटोमा मिलेगा। या पेट में भी अगर कोई इंटरनल ही ब्लीड हो गया, तो अगेन पेशेंट दर्द के साथ प्रेजेंट करेगा। तो अगर हमारी चिकित्सा सुविधा उतनी बढ़िया नहीं है,
तो कई बार ये मिस ट्रीट हो जाते हैं एक्यूट पैंक्रेटाइटिस करके या एक्यूट एब्डोमेन एक्यूट अपेंडिसाइटिस करके। तो ऑपरेट हो गया, पता चला अंदर कुछ मिला ही नहीं है, मतलब वैसा कुछ मिला ही नहीं, पैंक्रियाज इन्वॉल्व नहीं था या अपेंडिक्स इन्वॉल्व नहीं था। या इसका एक और लक्षण होता है कि सीधे सिर में ब्लीड हो गई, इंट्राक्रेनियल ब्लीड कहते हैं इसे। तो जल्दी, क्योंकि ये इमरजेंसी है, जल्दी जल्दी ऑपरेट हुआ, अगर कुछ मिस हो जाए तो क्योंकि कोगुलेशन गड़बड़ है पेशेंट का, वो फिर ऑपरेशन की वजह से डिलेड ब्लीडिंग में जा सकता है। एंड इस अगर कोई प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग या मैसिव ब्लीडिंग में जाता है तो इस केस में ना सिर्फ फैक्टर्स का रोल नहीं रह जाता, फिर आपको आरबीसी भी चढ़ाना है, प्लेटलेट भी चढ़ाना है, प्लाज्मा भी चढ़ाना है, क्रायो भी बहुत हैं, बहुत चुनौतियां डॉक्टर साहब। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आम जो बीमारियां हैं जिससे हमारा रोज का रोज सामना होता है कि इस बीमारी को पहचानना भी बहुत मुश्किल है। मुझे तो लगता है अभी तक लोग, बहुत सारे लोग ऐसे जागरूक भी नहीं होंगे कि हीमोफीलिया जैसी बीमारी से उनका बच्चा या कोई परिवार का सदस्य पीड़ित है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? एक स्टेप यही है, जैसे हीमोफीलिया डे है, इसमें अवेयरनेस कैंपेन्स हों। बिल्कुल, साल में एक दिन सेलिब्रेट करने से कुछ नहीं होगा, हाँ। है ना। तो पूरे साल कुछ सोसाइटीज़ हो सकती हैं जो रेगुलर अपने कैंपेन्स करें, अवेयरनेस करें, या कुछ सोशल गैदरिंग्स करके आम जनता को इन्वॉल्व करके कुछ प्रोग्राम करें। वॉकथॉन हो सकती है ना, मैराथन ऑर्गेनाइज करें। प्लस इसमें मीडिया का भी रोल है ना, जितना ज़्यादा टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, न्यूज़पेपर, ये सब के थ्रू हम अपनी बात जनता तक पहुंचा सकते हैं। जनरली जब हम लोग ऑपरेशन थिएटर में हम जाते हैं या हमारे कोई घर के लोग जाते हैं तो एक टेस्ट देखते होंगे, डॉक्टर कराते हैं कि कोगुलेशन टेस्ट कराते हैं। वो इसी वजह से कराते हैं, कहीं ऐसा तनाव तो नहीं है कि हमारा पेशेंट हीमोफिलिक तो नहीं है ना। तो इसलिए पहले से पता चल जाए कि हमारी ब्लड क्लॉटिंग रेट क्या है। जी, तो शायद यही वजह है। जी, हम बातचीत का तौर पे उसे बीटीसीटी बोलते थे, अभी एक्चुअली यस, अभी पीटीटी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। थोड़ा सा हम बात करेंगे हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में। मैं डॉक्टर साहब को भी बता दूं और अपने दर्शकों को भी बता दूं कि हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 2012 को जनहित व जन कल्याण हेतु लखनऊ उत्तर प्रदेश में की गई थी। अपने स्थापना वर्ष से ही हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट समय समय पर जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है और जन कल्याणकारी संस्था के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित कर चुका है। अपने साधनों से, स्व संसाधनों से सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और अब तो हम कहेंगे वैज्ञानिक और चिकित्सीय उन्नयन की दिशा में गतिशील है। हमारे भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास को ध्येय मानते हुए ट्रस्ट गरीबों, असहायों की मदद हेतु निरंतर वस्त्र वितरण अभियान, रक्तदान, बाल गोपाल शिक्षा योजना, जनहित के जागरूकता अभियान, सम्मान समारोह व अन्य लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी कोविड-19 के महासंकट में ट्रस्ट ने अपने संसाधनों से हेल्प यू कोरोना वॉरियर्स की मदद से निराश्रित और ज़रूरतमंद लोगों के लिए निरंतर भोजन, मास्क, सैनिटाइज़र और अन्य बचाव सामग्री का वितरण किया और इस वैश्विक महामारी में लोगों की पूरी मदद की। पर्यावरण को सुरक्षित व संरक्षित रखने हेतु ट्रस्ट द्वारा समय समय पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाता है, सफाई अभियान किया जाता है और इस प्रकार के कई जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा साहित्य एवं साहित्यकारों के प्रोत्साहन के लिए अध्यात्म एवं संस्कृति के संवर्धन और उत्थान के दृष्टिगत जनहित में कई पुस्तकों का प्रकाशन भी कराया गया है, जिनमें कुछ के नाम मैं बताऊंगी। गोपाल दास नीरज जी, जिन्होंने हमारी फिल्मों को भी बहुत सारे गीत दिए हैं, जिसमें कि शोखियों में घोला जाए, फूलों का शबाब, इस तरह के गाने, ये हमारे ट्रस्ट के संरक्षक भी रहे हैं। इनकी कॉफ़ी टेबल बुक गीतों के दरवेश, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA एक संक्षिप्त परिचर्चा, इंडिया अवेक CAA NRC, उर्दू शायरी में गीता, कॉम्बेटिंग TB प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, डॉइन ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन, अनवर जलालपुरी साहब, मोहब्बत के सफ़ीर, हिंदी और उर्दू भाषा में, भगवत गीता, गर्ल मरियम।
ये तो हमारी है किताबें जिनका प्रकाशन किया गया है। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश में वृद्धाश्रम, अनाथालय, भगवत गीता सेंटर, हेल्प यू एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक तथा अन्य जनहित की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रयत्नशील है। हम जीवन के सभी क्षेत्रों में लोगों की मदद कर रहे हैं। ट्रस्ट की समस्त गतिविधियों, जन कल्याण के कार्यक्रमों का संपूर्ण विवरण ट्रस्ट की वेबसाइट www.helputrust.org तथा सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टम्बलर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपके अवलोकनार्थ तथा प्रमाण के लिए उपलब्ध है। आप यदि समाज सेवा में अपना योगदान देना चाहें तो आप हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं। ट्रस्ट को आपका बहुमूल्य सहयोग मिलेगा। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आप समाज सेवा कर सकते हैं। तो फिर हम इस चर्चा का जो हमारा चल रहा था कार्यक्रम उसको जारी रखते हैं। जैसे मैं फिर से बता दूं कि हमारे बीच में है डॉक्टर पल्लवी रानी जी, जो कि हमको बहुत ढेर सारी जानकारी दे रही है हीमोफीलिया पर। उसके विषय में हमारा आज का विषय है हीमोफीलिया इक्विटेबल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। डॉक्टर साहब, हम अब अपने अगले सवाल पर चलते हैं कि हम जागरूकता आपने बता ही दी, और हम जो ऐसा एक तबका है जो बिल्कुल अभी भी हमारे देश में जो अशिक्षित है, तो उन तक कोई कैंप लगाने की कोई प्रोविज़न है या हमारी सरकार कितना काम कर रही है? कैसे उनको हीमोफीलिया के बारे में हम जागरूक कराएं? जागरूक पहले तो हमें उस मास तक पहुंचना होगा जी, है ना। हाँ। जागरूक की तो बात हम तभी कर पाएंगे जब हम उनसे मिल के बात तो करें, है ना। तो हम कुछ जैसे कि आपकी संस्था है जिसमें वॉलंटियर्स हैं, मैंने पहले भी मैं आपकी संस्था से जुड़ चुकी हूँ, तो बहुत ही एक्टिव वॉलंटियर्स हैं। तो ये जो दूर दराज के इलाके हैं अगर उसमें पहुँच पाए, है ना, वहाँ जाके शैक्षणिक अपने कैंपेन्स लगाएं ना, पोस्टर के माध्यम से, कुछ रिटन या पिक्चर के माध्यम से, कोई वीडियो बना सकते हैं, छोटा नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं ना। इन सारे माध्यम से हम जनता में अवेयरनेस ला सकते हैं जी। ठीक। दूसरी बात है, कई लोगों को तो अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी हीमोफीलिया पेशेंट का संदर्भ नहीं सुना है तो उन्हें लगेगा हम पता नहीं कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं, है ना। तो इट इज़ अगेन की अवेयरनेस, क्योंकि हो सकता है उनके आसपास कोई ऐसा पेशेंट हो बट सोशल स्टिग्मा के वजह से उस फैमिली ने कभी शेयर ही ना करा हो, है ना। साइकोलॉजिकल जो हमारा सोसाइटल प्रेशर है कि कल को लोग क्या कहेंगे, अरे इनके बच्चे को, हाँ एक्चुअली यही बात जी है। हमारे बच्चे की शादी में दिक्कत आएगी, ये सारी चीज़ें हैं। या स्कूल के दौरान अगर कोई बच्चे को हीमोफीलिया है सपोज करिए, एंड वो अपना रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए फैक्टर इन्फ्यूजन के लिए अस्पताल जाता है ओपीडी बेसिस पे या एडमिट होके जाता है, उसको छुट्टियां लेनी पड़ती है। तो आजकल जैसे हो गया है कि कुछ मिनिमल परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस चाहिए, तो टीचर तो नहीं समझती कि वो बच्चा स्कूल क्यों नहीं अटेंड कर पा रहा है, तो उसको हो सकता है निष्कासित कर दें स्कूल से। तो इन सारे लेवल पे हमें एक एम्पथाइज करना पड़ेगा, इन पेशेंट के साथ सिंपथाइज करना ही पड़ेगा, और सामान्य बच्चों की तरह ही उन्हें भी ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा प्रेशर अगेन उस पेशेंट की फैमिली पे आता है कि भाई पड़ोसी का बच्चा तो फर्स्ट आ रहा है, मेरा बच्चा तो महीने में 2 बार हॉस्पिटल जाता है, इसकी अटेंडेंस भी कम है, ये फर्स्ट नहीं आ रहा। तो पहले आप इन कंपटीशन से पहले आप उस फोकस करिए कि वो एजुकेट हो पाए, नहीं उसकी बनावट बाकी बच्चों से थोड़ी अलग है, आप प्लीज़ उस पर ये प्रेशर ना डालिए कि फर्स्ट आ पढ़ाई कर। पहले आप फोकस करें कि वो बस एक एजुकेट तो हो पाए, समझ तो पाए चल क्या रहा है दुनिया में, अपने साथ क्या चल पा रहा है। मैंने जो मिनिमम उम्र का बच्चा देखा था 6 साल का था, हम लोग उसकी सैम्पलिंग के लिए गए थे। वो बच्चा जैसे क्या बताऊँ मैं, जैसे 35-40 साल का कोई दुनिया से निराश व्यक्ति होता है, जो प्रॉपर डिप्रेशन में होता है, जो उसके सिम्टम्स होते हैं, जो उसके बोलने का लहजा है, उस तरीके से उस बच्चे की हालत थी। मुझे मतलब देख के बहुत अचंभित महसूस हुआ कि कहाँ उसी वार्ड में जो बाकी बीमारियों के मरीज़ हैं, बच्चे हंस खेल कूद रहे हैं, कोई गिर रहा है, कोई ठोकर खा रहा है, वो बच्चे ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं तो उठ के अपना काम नहीं कर सकता।
तो एक चीज़ है कि जी ज़रूर, पहले जैसे आपने बोला था सोसाइटल लेवल पे अवेयरनेस के थ्रू ये चीज़ें जाएंगी, प्लस काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सारी चीज़ों में। तो ये पर्सनल थोड़ा सा लेवल पे एक और मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को और थोड़ा सा क्लियर कर दें कि एक हीमोफिलिक बच्चा एक सामान्य बच्चे से अलग कैसे, उसे दूर से कैसे देख के हम पहचान सकते हैं? दूर से तो देख के नहीं पहचाना जा सकता, हो सकता है उसे कोई पॉइंट की डिफॉर्मिटी हो गई हो, एंड दूर से देख के पहचानने को मैं इसलिए भी नहीं एम्फेसिस देना चाहूँगी, उससे और सोशल स्टिग्मा बढ़ता है चीज़ों का। तो अगर मतलब चीज़ें उस लेवल उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुई है कि बच्चे का जॉइंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, उसका लोकोमोशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, उसे बैसाखी का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, तो इट इज़ गुड कि मतलब उस फैमिली ने अपने बच्चे का या अडल्ट का अच्छा ट्रीटमेंट कराया है, उसे अंडर कंट्रोल रखा है उस बीमारी को। क्योंकि पहले यह माना जाता था हीमोफीलिया है तो इस पर्सन की लाइफ ही कम हो गई, लेकिन अब फोकस आ गया है कि पर्सन की ज़िंदगी कम ना करके हमें और उसका लाइफ स्पैन बढ़ाना है विद बढ़िया ट्रीटमेंट। तो मैं इस चीज़ पे नहीं बता पाऊंगी कि पहचाना कैसे जाए। इट इज़ अगेन बेस्ड ऑन टेस्ट के बेसिस पे, लैब वैल्यूज़ के बेसिस पे। जी। तो वैसे अभी भी हीमोफीलिया को लेकर, जब इतनी हमारी मेडिकल साइंस एडवांस है और साइंस पता नहीं, अभी हीमोफीलिया को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां अभी भी लोगों में हैं जी। और इस तरह की जो गलतफहमियां, इनको दूर करने के लिए क्या किया जाए डॉक्टर साहब? भ्रांतियाँ, किसी भी चीज़ को लेके अगर भ्रांति है तो उसका एक ही सोल्यूशन है, एजुकेशन है ना। मैं औपचारिक एजुकेशन की बात नहीं कर रही कि पेन पेंसिल लेके बताया जाए, किसी भी फॉर्म में, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, जानकारी के फॉर्म में हम ये भ्रांतियों को क्लियर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमें ये बात भी समझनी होगी कि हीमोफीलिया ज़रूर फैमिलीज़ में भी होता है, मतलब इनहेरिटेड मेथड है उसके ट्रांसमिशन का। तो समाज में जो कंसैंगनेस मैरिज हैं या जो ब्लड रिलेटिव्स में जो मैरिजेस होती हैं, क्लोज रिश्तेदारी में जो मैरिजेस होती हैं, उन्हें अवॉइड करें, तो उससे ये ट्रांसमिशन का चांस कम हो जाएगा। जी। दूसरी बात है प्री मैरिटल काउंसलिंग या स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं। आप शादी से पहले कुंडली मैच करवाते हैं, होरोस्कोप मैच करवाते हैं 36 गुण मिलवाते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग शादी के लिए आगे आ रहे हैं वो अपना प्री मैरिटल काउंसलिंग करवा सकते हैं, जेनेटिक टेस्ट के लिए जा सकते हैं कि उनमें कोई आनुवंशिक बीमारी तो नहीं है। इस केस में अगर हम हीमोफीलिया को छोड़ के बाकी जो इनहेरिटेड बीमारी होती हैं उनके लिए भी ये अच्छी चीज़ है ना कि आपने जेनेटिक टेस्ट करवा लिया, अगेन काउंसलिंग कर सकते हैं। थर्ड चीज़ है कि एक कपल है, कंसीव कर लिया, तो अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब 10 से 12 वीक से जो कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग होती है या अमनियोटिक फ्लूइड सैम्पलिंग होती है बाद में, उसके थ्रू भी हम गर्भ में पल रहे बच्चे का भी हीमोफीलिया स्टेटस जान सकते हैं। एंड ये जो जेनेटिक टेस्ट होते हैं, नॉट जस्ट हीमोफीलिया, वो पूरा अपना पैनल टेस्ट करते हैं, तो कोई भी जेनेटिक बीमारी हो तो वो आपको बता सकते हैं। फिर उसके बाद वो आपको ऑप्शन सजेस्ट करते हैं कि अबॉर्ट कराने के लिए। हालांकि मुश्किल होता है क्योंकि कोई भी कपल नहीं चाहता कि बच्चा अबॉर्ट हो, बट उन्हें रिस्क नुकसान बता के ज़रूर कंसल्ट ले सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्लड मैच कराएं, एक स्लोगन जैसा चल रहा था ना कि जो लवर्स हैं हमारे आजकल की न्यू जनरेशन है, कुंडली नहीं दिल मिलाएं। जी। तो हम ये कह सकते हैं कि कुंडली से पहले खून मिलाएं, फिर हम दिल मिलाएं और फिर हम आगे जिंदगियां मिलाएं। तो ये अवेयरनेस है तो एक हंसी मजाक की बात होगी, लेकिन इस वाक्य में बहुत दम है। तो कुंडलियां तो जरूर मिलाएं, लेकिन कुंडली से पहले खून मिलाएं। जो ये वंशानुगत जो बीमारियां हैं, 100% तो नहीं कहूँगी, जैसे आप कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन से भी होता है, लेकिन ये आगे अगली पीढ़ी में ना जाए उससे पहले हम अपना ब्लड टेस्ट या जेनेटिक टेस्ट करवा सकते हैं। तो हम इससे बचेंगे भी और लोगों को भी जागरूक कर। आप एक कदम उठाएंगे तो अगला भी आपको देख के वो कदम जरूर उठाएगा। हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, हम जानेंगे कि क्या हीमोफीलिया के उपचार में कोई हालिया प्रगति या सफलता जिसके बारे में हमें अवगत होना चाहिए? जी, कुछ सफलता हैं, जैसे कि मैंने बताया कि खून चढ़ाने के बाद फैक्टर्स का रोल आया था,
रिकॉम्बिनेंट फैक्टर्स का, लेकिन इसमें भी समस्या आ रही थी कि इनहिबिटर्स बन जाते हैं, मतलब इन फैक्टर्स के लिए भी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं पेशेंट्स में। तो उसके बाद आप कितना भी मतलब फैक्टर का जो इफिकेसी होती है उतनी नहीं आ पाती मरीज़ों में। तो अब इन फैक्टर्स वाले इनहिबिटर्स वाले मरीज़ों के लिए भी दवा आ गई है, एमिसीजुमाब नाम से दवा है जो कि इनहिबिटर्स वाले मरीज़ों को दे सकते हैं। दूसरा प्रोग्रेस है जीन थेरेपी फील्ड में। सक्सेसफुल जीन थेरेपी हो भी चुकी हैं विदेशों में, अभी ट्रायल रन है बोथ हीमोफीलिया ए के लिए भी हीमोफीलिया बी के लिए भी, जिसके बाद हम ज़रूर इसको मतलब अपने मेडिकल फील्ड में ला के फिर पेशेंट ट्रीट कर पाएंगे जीन थेरेपीज़ के थ्रू। तो अभी ये ट्रायल बेसिस पे है, जैसे ही क्लियरेंस होगा हम ज़रूर जीन थेरेपी से आपका मतलब है कि जहाँ म्यूटेशन हो रहा है उस पॉइंट को हम रिमूव कर दें, शायद इस तरह की चीज़ ना। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि म्यूटेशन क्या है, हमारे जीन में सडन कोई ऐसा चेंज हो जाता है जिससे हम किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं या किसी ऐसे लक्षण को हमारा अगली पीढ़ी शो करती है जो कि एबनॉर्मल है। तो जीन थेरेपी की बात डॉक्टर साहब ने कही, तो जीन थेरेपी इस तरह की जेनेटिक थेरेपी है जिसमें जो जीन जहाँ पर हमारा म्यूटेशन हुआ है उस जीन को हम वहीं पर उसको रिमूव कर दें या उसको वहाँ से उसका रिक्लेमिनेशन कर दें और जीन थेरेपी करके हम हीमोफीलिया या अन्य जो जेनेटिक हमारी बीमारियां हैं उनको वहीं पर उसकी रोकथाम कर सकते हैं। ये बहुत ही मुझे लगता है जीन थेरेपी जब आ जाएगी ना तो एक क्रांति होगी कि जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चल रहा था ये अब शॉर्ट इलाज है, इसके बाद आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। और जिस तरह से मैं विश्व की बात नहीं, मैं सिर्फ अपने भारतवर्ष की बात करूंगी कि जिस तरह से हमारे इंडिया में ना ये साइंस और मेडिकल साइंस डेवलप हो रही, वो दिन दूर नहीं कि जब हम आसपास के हॉस्पिटल में भी जीन थेरेपी के लिए अपने चाइल्ड को लेकर जाएंगे। तो होप फॉर द बेस्ट और जल्दी से जल्दी हम विकसित भारत में जिए, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी। डॉक्टर साहब, फिर हम हीमोफीलिया पे ही वापस आते हैं। दुनिया भर में हीमोफीलिया से पीड़ित जो लोग हैं उनकी बेहतर देखभाल और सहायता सुनिश्चित करने के लिए जो एक वैश्विक समुदाय है वो कैसे मिलकर काम कर सकता है, मतलब हम लोग सब लोग मिलकर कैसे कर सकते हैं काम? विश्व लेवल पे तो जैसे मैंने बताया वर्ल्ड फेडरेशन फॉर हीमोफीलिया है, फिर उसके जो नेक्स्ट लेवल आता है कि कंट्री लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारे यहाँ हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। तो इन्होंने अच्छा काम करा था कि जैसे हीमोफीलिया का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है एंड क्योंकि पेशेंट वॉल्यूम उतना नहीं है, जैसे होता है ना अगर किसी बीमारी का लोड बहुत ज़्यादा है तो भी सरकार उसके लिए आगे आती है ना कि ये तो भाई मतलब मेजर कंसर्न है। अगर इस बीमारी के वॉल्यूम कम है तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, प्लस महंगा इलाज है। तो इन जो अपनी इंडियन फेडरेशन है इन्होंने क्या करा, अपने 4 एरियाज़ आइडेंटिफाई करे, फिर उसके बाद अपने 87 सेंटर्स खोलें जहाँ पे मुफ्त फैक्टर्स जो कि हज़ारों की रेंज के फैक्टर्स आते हैं, महीने में 2 बार 3 बार लगाने की ज़रूरत पड़ती है, वो इन्होंने फ्री अवेलेबिलिटी करवाई है ना। इन्होंने सरकारी फ्री इलाज मुहैया कराया, इस तरीके से अगर हम आम भाषा में जान पाएँ कि, और उसमें फिर रिस्पॉन्स अच्छा था जो कि हमने देखा कि पहले जो मरीज़ चाहता था कि मुझे क्या ना कि चोट लगी, ब्लीड हुआ, उसने क्या करा, रेस्ट करा, बर्फ़ से सिकाई करी, बैठ गया घर पे, ठीक। तो अब क्योंकि उसे फैक्टर फ्री मिल रहा है तो वो 400 किलोमीटर ट्रैवल करके भी आना पसंद कर रहा है, महीने में 2 बार आना पड़ रहा है, वो भी अब उसके लिए बर्डन नहीं है, वो उसको क्योंकि रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है तो वो उतनी दूरी भी तय कर लेगा, कंप्लायंस भी उतनी ही अच्छी आती है। तो दूसरी बात, हम इन पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया ना कि पहले लोग बर्फ़ की सिकाई करके बैठ गए, उस वक्त उसे आराम मिल गया, लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर जॉइंट पूरी ज़िंदगी भर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। अगर नी जॉइंट है तो वो पूरी ज़िंदगी चल नहीं पाएगा, फिर वो बैसाखी का, कृत्रिम लिम्ब का सहारा लेगा। लेकिन अगर आपने ये बेसिक लेवल पे किसी को बहुत बचपन में ही हीमोफीलिया आइडेंटिफाई हो गया तो उसकी तो आपने पूरी ज़िंदगी सुधार दी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाली चीज़ें हैं, प्लस अभी डायग्नोस ही नहीं हो पा रहा है, उतनी एडवांस लैब नहीं है जी।
तो ये समस्या है, जब तक किसी को चोट नहीं लग रही है पता ही नहीं चल पा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है जी। तो एक बार चोट लग गई, कॉम्प्लिकेशन आ गया, फिर मैनेज करना, और एक होता है प्रिवेंटिव मैनेजमेंट, उस दोनों चीज़ों में मैसिव क्वालिटी ऑफ लाइफ का डिफरेंस आता है जी। और जैसे हम वैश्विक समुदाय की बात कर सकते हैं तो इस तरह के प्रोग्राम्स, जैसे कि जिस प्रोग्राम में हम बैठे हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जैसे हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक जो भी एक दिवस होता है किसी रोग से संबंधित या रक्त से संबंधित, खेलकूद से संबंधित या किसी भी ऐसी समस्या से जिसको हमारी गवर्नमेंट ने एक दिवस के रूप में दे दिया है, हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट उस दिवस को मनाता है। उसके विशेषज्ञ या एक्सपर्ट को बुला के या उसके पास जाकर हम इस तरह की बातचीत का एक सेशन करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हम लोगों को बताएं। मुझे पूरा यकीन है कि आज डॉक्टर पल्लवी से जो हमारी बात हो रही है उससे लाखों की तादाद में लोग जो है प्रभावित होंगे, जागरूक होंगे, जानेंगे कि हीमोफीलिया क्या है, आसपास के लोगों को भी ये वीडियो दिखाएंगे। तो ज़रूरत है कि चाहे प्रत्यक्ष रूप से, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे परोक्ष रूप से, चाहे कैंप लगा के, चाहे हॉस्पिटल में जाके या एक्सपर्ट से बातचीत करके हम हीमोफीलिया के बारे में जन जन तक ये जागरूकता फैलाएं। हो सकता है हमारा इंटरव्यू नहीं बता पाया पूरी बात, है ना? हाँ। तो एटलीस्ट जो सुन रहा है वो गूगल सर्च तो करेगा, बिल्कुल, है ना? अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा तो, या कोई दो लोग इंटरव्यू देखने के बाद बात करेंगे तो वो कॉमन डिस्कशन तो होगा, हाँ। उनके दिमाग में भी कुछ सवाल आएंगे। बिल्कुल, तो जागरूकता ऐसे ही प्रसारित होगी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से संसाधन हैं या संगठन हैं जिससे हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति और उसके परिवार सहायता और जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं? ये बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन है जी। अभी तक कोई ऐसा संगठन नहीं है जी। मैंने बताया जैसे स्टेट लेवल पे भी कुछ प्रोग्राम्स चलते हैं जिनका कुछ पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ही रीच है ना? कि दिल्ली के एम्स में या यूपी में बात कर लें तो पीजीआई में है, या गोरखपुर के हॉस्पिटल में रीच है। तो हर हॉस्पिटल में इसका भी रीच नहीं है। इवन मैं कहना चाहूँगी बहुत से मेडिकल कॉलेजेस जिन्हें मतलब टर्शरी केयर सेंटर्स भी बोला जाता है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उन पे भी एडवांस कोगुलेशन लैब जो आइडेंटिफाई कर पाए हीमोफीलिया, या वो डिपार्टमेंट्स अभी उतने फंक्शनिंग नहीं है जो वो केयर मुहैया करा पाएँ। अगर है भी तो फिर फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है उन जगहों पे, तो पेशेंट को जो करीब ही हॉस्पिटल है उस पे ना जाके एक दूर दराज वाले हॉस्पिटल पे ट्रैवल करना पड़ता है। अगर किसी को चोट आज लगी है तो वो बेचारा 2 दिन बाद पहुंच पा रहा है हॉस्पिटल, तो तब तक वो एक लैग फेज आ जाता है ज़रूर। मैं बता दूं कि मेडिकल के जो ये स्वास्थ्य का क्षेत्र है उसमें जिस तरह से प्रगति हुई है, इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी जड़ से खत्म हो गई, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को ही इसका श्रेय जाता है। और जिस तरह से उन्होंने सारी लैब्स को और सारे अस्पताल को पूरा मोबिलाइज कर दिया है, तो ये काबिले तारीफ है। तो निश्चित ही वो गौर करेंगे हीमोफीलिया पर। तो हम बातचीत हमारी ख़त्म होने के कगार पे है। मैं ये जानना चाहूँगी कि शिक्षा और जागरूकता अभियान हीमोफीलिया के शीघ्र निदान और बेहतर प्रबंधन में कैसे योगदान दे सकता है? शिक्षा जैसे कि मैंने वही बताया कि कैंपेन्स लगाएं, लोगों को मौखिक रूप से या नाटक करके या वीडियोस दिखा के हम बता सकते हैं। दूसरा है कि पेशेंट की फैमिली के अलावा जो हम समाज से एक्सपेक्ट करते हैं जो योगदान आएगा, वो एक इमोशनल सपोर्ट का करते हैं। एक ये हो सकता है कि अगर आपको लग रहा है किसी फैमिली को ज़रूरत है, आप उसके पैसे दे के या कुछ डोनेशन की द्वारा हेल्प कर सके। बट ज़्यादा सपोर्ट जो चाहिए होता है इन लोगों को, इमोशनल सपोर्ट या साइकोलॉजिकल सपोर्ट कह लें, एक फैमिली मेम्बर्स से, क्योंकि इमीडिएट फैमिली सपोर्ट दिखा पाती है लेकिन जो रिलेटिव्स होते हैं उनकी तरफ से वो नहीं आ पाता, वो कंपैरिजन करते हैं। और आजकल मतलब
होता है ना कि मैं बेटर हूँ तुम्हारे पास ये नहीं है, तो ये चीज़ प्लीज़ ना करें, क्योंकि इससे आप नहीं जानते कि कितना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है ये पेशेंट्स पे या उसके फैमिली मेम्बर्स पे। दूसरा है कि पूरा सोसाइटी का ही सपोर्ट किया, आप उसे बजाय एक स्टिग्मा बनाने के नॉर्मल तरीके से इसके बारे में करें। हाँ, बताएं। बताएं। अगर आपके पास कोई आ रहा है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई मिथ आप काउंटर हो रहे हैं किसी मिथ से, तो एटलीस्ट आप खुद भी उस इतने एजुकेटेड हो या आपके पास उतनी इन्फॉर्मेशन हो कि आप उस मिथ को क्लियर कर पाए जिसके थ्रू आप वो मिथ सुन रहे हैं। एटलीस्ट उस एक इंसान को भी अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन दे दी तो आपने मतलब चेन ब्रेक कर दी, वो मिथ फैलाने वाली। तो डॉक्टर साहब, हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, मैं एक बहुत ही सामान्य सा सवाल आपसे करना चाहूँगी कि इसका हीमोफीलिया का टेस्ट क्या है, कैसे होता है? हीमोफीलिया का टेस्ट है बेसिक टेस्ट, जो कि कोगुलेशन में जैसे ब्लड टेस्ट किया जाता है। जी, ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसे प्रोथ्रोम्बोटाइन या एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन PTAPTT के नाम से जाना जाता है। अगर ये टेस्ट गड़बड़ आता है, डिरेंज्ड आता है, तो फिर फर्दर टेस्टिंग इसके लिए रिक्वायर्ड होती है, जिसमें फैक्टर 8 या फैक्टर 9 एस्टिमेशन होता है। फिर अगेन मतलब जेनेटिक लेवल वाले टेस्ट भी होते हैं। ये तो हो गया कि खून प्लाज्मा पे टेस्ट कर लिया, ये कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं पेशेंट को कैटेगराइज करने के लिए कि पेशेंट माइल्ड कैटेगरी का है, मॉडरेट का है या सीवियर का है। उसके लिए हमें फैक्टर 8 एस्टिमेशन करना है पेशेंट के अंदर कि अगर नॉर्मल इंसान से कितना डिरेंजमेंट है इसमें। तो ये है। दूसरा एक हो सकता है कि बाकी फिर मेनली टेस्ट ही है कि ग्राफिंग करनी है, आपको प्लॉटिंग करनी है, वो फिर हमारा काम है, ये कहने का मतलब है। अब हीमोफीलिया से तो संबंधित मुझे लगता है जुड़ी हुई सारी बातें हम अपने दर्शकों से साझा कर चुके हैं। अब आपके व्यक्तिगत जीवन पर अगर हम आते हैं तो एक चिकित्सक के रूप में आपने अपने आप को कब से देखना शुरू कर दिया था? मुझे लगता है ये 10th के बाद होता है, क्योंकि उस तब हम समय डिसाइड करते हैं मैं मैथ्स लेना है कि बायो लेना है कि बायो। तो एक क्राइटेरिया तो होता है कि आपका पर्सनल शौक किस पे है, और एक होता है कि आपके मार्क्स किस में बढ़िया है ना? तो मेरे साथ ये था कि मैथ्स और बायो मुझे दोनों से ही लगती थी, बट कंपैरेटिवली बायो में मार्क्स बढ़े आते। तो फिर इन जो बीच का 1.5-2 महीने का समय होता है उसमें सर्च करा कि बायो के ऑप्शंस और क्या क्या हैं, कि ऐसा तो नहीं डॉक्टर के अलावा और क्या ऑप्शन है। तो उस आजकल के ज़माने में तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी आ गया है, फार्मेसी में बड़ी सारी एडवांसमेंट्स हो गए हैं। तो अभी है, पहले के ज़माने में क्या होता था कि डॉक्टर नहीं बने तो करियर ख़त्म, या नर्सिंग प्रोफेशन ले लिया, अगर डॉक्टर नहीं बने, नर्स या स्टाफ में नहीं एनरोल मतलब एम्प्लॉय हुए तो हाँ जी, तो करियर ख़त्म। तो फिर इंसान चला जाता है कि भैया BSc कर लें, या फिर एक जो फैमिली का प्रेशर आ जाता है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, कुछ और कर लो। तो मेरी शुरुआत तो फिर ये होता कि जब एक बार फेलियर सामने आया, उसके बाद दोबारा ट्राई करा, फिर सिलेक्शन हो गया, फिर वहीं से कारवा बनता गया, एक एग्ज़ाम दूसरा एग्ज़ाम, ऐसे ऐसे करके MBBS देन MD, ऐसे करके फिर कारवा बनता गया। तो अब चलते चलते आप हमारे दर्शकों से को क्या संदेश देना चाहेंगी? जैसे हमने आज हीमोफीलिया पे बात करी, तो पहली चीज़ जो हमने महसूस करी कि लोगों को उतनी जागरूकता ही नहीं है। अवेयरनेस बोल लें उसको, एजुकेशन बोल लें, इन्फॉर्मेशन बोल लें। तो पहली चीज़ तो है किसी भी बीमारी के लिए बजाय इसे कि सोशल स्टिग्मा बनाया जाए, हम उस बच्चे को अबैंडन करें, उस पेशेंट को अपने से दूर करें कि हमारे फैमिली पे गलत प्रभाव पड़ेगा, या लोग क्या कहेंगे कि हम उनसे बात कर रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे। इन सारी चीज़ों को साइड हटा के आप जितना ऐसे लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी भी साइकोलॉजी इम्प्रूव होगी, आपके भी कुछ मिथ्स क्लियर हो सकते हैं, एंड एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनता है ना। आप जब एक वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि आप पूरे विश्व को एक फैमिली की तरह देखते हैं, तो
वैसा ही व्यवहार करें जैसे फैमिली मेम्बर्स में एक दूसरे के लिए सिंपैथी होती है, ज़रूरत पड़ने पे मदद के लिए आगे आते हैं। तो नॉट जस्ट हीमोफीलिया, हर प्रकार के पेशेंट्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए कि अगर कोई मरीज़ है या मरीज़ के परिवार वाले हैं, अगर वो अपने दुखी वाला फेज़ चल रहे हैं, उनका परेशानी का फेज़ चल रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें उस। और वो हो सकता है आपका 1 घंटे का सपोर्ट, 1 दिन का सपोर्ट, वो ज़िंदगी भर उनके लिए कुछ मेजर चेंज ही ला दे। बिल्कुल बिल्कुल ना तो ये चीज़ डॉक्टर साहब आप यहाँ पधारी, आपने इतनी सारी बातें हीमोफीलिया से लेकर इससे जुड़े मिथ, इसका ट्रीटमेंट, इसके टेस्ट और कैसे जागरूकता और शिक्षा से इसका संबंध है, आपने हमारे दर्शकों तक पहुँचाया। हम हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और हम आपको बार बार इसी तरह से बुलाते रहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को विभिन्न जो हीमोफीलिया के विभिन्न जो एस्पेक्ट हैं उस पर बातचीत हम करें। तो दर्शकों, ये थी हमारी बातचीत डॉक्टर पल्लवी रानी जी से, जिन्होंने हीमोफीलिया के विषय में इतनी सारी बातें हमसे साझा की। निश्चित ही ये बातचीत आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएगी और इस बातचीत को आप और लोगों तक भी पहुंचाएंगे, ताकि हीमोफीलिया से जुड़े हुए जो मिथ हैं वो लोगों के दिलो दिमाग से दूर हो, लोग जागरूक हों, शिक्षित हों और हीमोफीलिया को एक बहुत ही गंभीर बीमारी के रूप में ना लेकर, बल्कि उससे जागरूक होकर ये जाने कि वास्तव में ये है क्या। अभी तक जो एक मिथ चला आ रहा है कि ये सिर्फ एक वंशानुगत बीमारी है, डॉक्टर साहब ने उसको भी दूर किया कि म्यूटेशन जैसी चीज़ भी होती है। तो हीमोफीलिया, जिससे अभी बहुत बड़ा वर्ग अभी जागरूक नहीं है, वो नहीं जानता कि हीमोफीलिया क्या है, तो इस बातचीत से निश्चित ही आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे जिससे एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी टीम की ओर से हम आपका भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारी इस बातचीत को ध्यान से सुना। आगे भी हम आपसे इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।